नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करने का डेविड ईस्टन का एक नायाब तरीका था और उन्होंने पॉलिटिक्स को अपने ढंग से डिफ़ाइन किया। आप सभी लोग जानते हैं कि डेविड ईस्टन ने पॉलिटिक्स को अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ इन सोसाइटी के रूप में डिफ़ाइन करना चाहा था, अर्थात समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाए और जिस प्रक्रिया से ये आवंटन होता है और ये आवंटन की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को उन्होंने पॉलिटिक्स के रूप में परिभाषित किया। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। डेविड ईस्टन एक कैनेडियन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे 20वीं सेंचुरी के, और जिन्होंने 1953 में एक पुस्तक लिखी बड़ी महत्वपूर्ण, जिसका शीर्षक था पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अर्थात उनको एक पॉलिटिकल साइंस का जो वर्तमान है उसको कैसे परिभाषित किया जाए, इसको उन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम के दृष्टिकोण से, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डेविड ईस्टन को फादर ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण राजनीति में हुआ प्रतिपादित, उसके जनक के रूप में देखा जाता है। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स को बहुत सारे रूपों में परिभाषित करने की कोशिश की गई है, जैसे कि पॉलिटिक्स को एक राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, समाज में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म के रूप में, या एक ऐसे प्रभावों के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई जो कि दूसरों पे प्रभाव डाल के उनको अपने जैसा व्यवहार करने का, अपने जैसा आचरण करने का प्रयास कराता है। पॉलिटिक्स को बहुत तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई, लेकिन डेविड ईस्टन ने एक नए ढंग से पॉलिटिक्स को परिभाषित करने की कोशिश किया, जिसको कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ इन सोसाइटी के रूप में जानते हैं, कि अर्थात समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित करते हैं वो। अगर इनकी इस फ्रेज़ को ही हम ध्यान दें, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ को हम अगर ध्यान रखें इन सोसाइटी ऑफ कोर्स, उसको अगर हम ध्यान दें तो हमें डेविड ईस्टन के इस पूरे कथन में जो पॉलिटिक्स को परिभाषित करने की कोशिश करता है, 4 मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ को आवंटित करना है, तो हमें ये समझना होगा कि वैल्यूज़ से उनका मतलब क्या है। और दूसरा कि आवंटन, वैल्यूज़ का जब हम आवंटन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव मोड पे लाता है पॉलिटिक्स को, कि पॉलिटिक्स कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, एलोकेट करती है। क्या एलोकेट करती है? वैल्यूज़ को एलोकेट करती है। वैल्यूज़ की क्या समझ है ईस्टन की, वो अभी हम लोग चर्चा करते हैं। और तीसरी चीज़ जो इसमें महत्वपूर्ण है कि ये जो एलोकेशन होगा, ये एलोकेशन एक अथॉरिटी के द्वारा होगा। ये एलोकेशन ऐसा नहीं कि कोई भी इस एलोकेशन को करने लगे, इस एलोकेशन को एक अथॉरिटी करेगा। हम लोग वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अथॉरिटी क्या है। और ये सारा जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ है, ये समाज में होता है, समाज के बाहर की बात नहीं कही गई है। तो समाज की क्या परिभाषा है, इसको भी हम लोग संक्षेप में देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस पूरे अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, अर्थात समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, इस फ्रेज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए, इसको दृष्टिगत रखा जाए, तो 2 चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये साफ़ हो जाती है कि ईस्टन के पहले जो राजनीति को परिभाषित करने की इंस्टीट्यूशनल, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जो पैटर्न था या अप्रोच था, वो बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईस्टन कोई भी स्ट्रक्चर या किसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक प्रक्रिया की बात कर रहा है, एक प्रोसीजर की बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, आवंटन जो होगा, वो एक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। लिहाजा पॉलिटिक्स इज़ बीइंग रिड्यूस्ड टू अ प्रोसेस, पॉलिटिक्स इज़ बीइंग रिड्यूस्ड टू अ प्रोसीजर। एक तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पॉलिटिक्स को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई है, संस्था और इंस्टीट्यूशन के रूप में परिभाषित करने की कोशिश नहीं की गई है। और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि डेविड ईस्टन ने अपना टोटल जो पॉलिटिक्स को परिभाषित करने की कोशिश की, उसमें उन्होंने एक नया दृष्टिकोण सिस्टम्स थियरी करके उन्होंने प्रतिपादित किया 1953 में, जो कि पूरे समाज की संरचनाओं को तो
एक्सेप्ट करता ही है, लेकिन उन संरचनाओं में जो प्रक्रियाएं हैं, किस तरीके से पूरे वातावरण का योगदान होता है राजनीति में, इसको भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। अर्थात ऐसा नहीं कि केवल सरकार या केवल एक जो है कोई संस्था पूरी राजनीति को परिभाषित करती है, उसकी उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई कि किस तरीके से पूरी राजनीति ऑपरेट होती है, और व्यवस्था सिद्धांत या सिस्टम थियरी के रूप में उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की, जिसको कि हम सभी लोग जानते हैं कि उनका जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो ये हमको बताता है कि समाज में जो भी इनपुट्स होते हैं डिमांड के रूप में या सपोर्ट के रूप में, जो भी इनपुट्स होते हैं वो सारे इनपुट्स जो हैं वो सरकार को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, और सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती है फिर वो पॉलिसीज़ समाज को प्रभावित करते हैं, और फिर उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म लेके फिर वो इनपुट के रूप में वो फीडबैक्स काम आते हैं। तो इनपुट आउटपुट फीडबैक का मॉडल बना के पूरे एक वातावरण को मद्देनज़र रख के एक होलिस्टिक दृष्टिकोण अपना के राजनीति को सिस्टम्स थियरी के माध्यम से परिभाषित करने की डेविड ईस्टन ने कोशिश की है। और इस पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो 4 तत्व हैं महत्वपूर्ण, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज़ है वैल्यूज़, अर्थात मूल्य। देखिए, मूल्य हम सब लोग अपने अपने ढंग से हम समझते हैं कि मूल्य क्या है, लेकिन जब डेविड ईस्टन आपको कह रहा है कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब उसने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में उसने मूल्य शब्द को डिफरेंटली यूज़ किया है। डिफरेंट स्थानों पे एक ही तरह से उस मूल्य को यूज़ नहीं किया है, मूल्य को तरह तरह से परिभाषित किया, और कभी कभी तो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण से परिभाषित किया है मूल्यों को, कि मूल्य क्या होते हैं। आपकी समझ मूल्य की कुछ और हो सकती है, डेविड ईस्टन का देखते हैं कि क्या समझ है। कि डेविड ईस्टन कहता है कि कहीं कहीं वो कहता है कि जो चीज़ हम और हमारा समाज डिज़ायर करता है, इच्छा करता है जिस चीज़ की, और उसको अपने लक्ष्य के रूप में परिभाषित करता है, उसी को हम मूल्य कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि मूल्य वो भी हो सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों को तय करने के मानक बनाए, अर्थात कि वो पैरामीटर्स हों, वो क्राइटेरिया हो कि हमारे लक्ष्य जो हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है। डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द गोल क्या है, अर्थात कोई भी लक्ष्य आप परिभाषित करते हैं, जैसे मान लीजिए अच्छा जीवन, आपने कहा कि साहब हमको एक अच्छा जीवन जीना है, अच्छा जीवन लक्ष्य है, लेकिन सवाल ये है कि अच्छे जीवन की परिभाषा क्या है, अच्छे जीवन का क्राइटेरिया क्या है। कोई कह सकता है कि साहब हमारा नॉन वेजिटेरियन खाना जो है हमारे लिए जो है अच्छे जीवन की परिभाषा है। कोई कह सकता नहीं साहब वेजिटेरियन खाना खाने के लिए हमें अच्छा जीवन जीना है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो बहुत सारी जो वैल्यूज़ होते हैं, जैसे इंडियन सिस्टम अगर आप आते हैं तो इंडियन सिस्टम में धृति क्षमा दमो वस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण, ये हमारे धर्म के जो 10 लक्षण हैं, वो लक्षण हमारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि और देशों में ये वैल्यूज़ ना हो, और देशों में कुछ दूसरे वैल्यूज़ हो। तो वैल्यूज़ डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, और इस प्रकार से ये द्वैधता जो है हमको ईस्टर्न के भी उसमें दिखाई देती है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप ईस्टर्न की रचनाओं को देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से, तो वो यही मानता है कि जो सभी लोग डिज़ायर करते हैं, समाज के जो सभी लोग इच्छा करते हैं, उसी को हम एक मूल्य की संज्ञा दे सकते हैं। और इसलिए जब आवंटन की बात आती है तो उसमें एक प्रकार की मान्यता दिखाई देती है डेविड ईस्टन में, कि सब लोग एक बात पे सहमत हैं, एक कॉन्सेंसस है सोसाइटी में कि मूल्य क्या है। तो मूल्य के स्वरूप पे, मूल्य की प्रकृति पे, मूल्य क्या है उसके सब्सटेंटिव पार्ट पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके सब्सटेंटिव पार्ट पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन डिस्प्यूट किस बात पे है, प्रॉब्लम क्या है कि उस मूल्य का डिस्ट्रीब्यूशन समाज में हो कैसे। और जाहिर है कि यहाँ पे वैल्यूज़ 2 प्रकार के आप देख सकते हैं, कि एक मटेरियल वैल्यूज़ और एक नॉन मटेरियल वैल्यूज़, या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ या इथिकल वैल्यूज़ को कुछ भी हम कह सकते हैं, जो कि भौतिक नहीं है। भौतिक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सत्ता है, रुपया पैसा है, ज़मीन है, क्लीन एयर है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मटेरियल टर्म्स में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन
जो चीज़ें मटेरियल टर्म्स में है, जैसे अगर मान लीजिए स्वास्थ्य है तो सबको स्वास्थ्य मिले, ये कैसे इंश्योर हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सबको क्लीन एयर मिले, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सबको क्लीन वाटर मिले, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका एलोकेशन कैसा होगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग ही क्लीन एयर, क्लीन वाटर और अच्छे स्वास्थ्य को लेके चल निकले और शेष समाज के लोग उससे वंचित हो जाएं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं सोसाइटी के, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को करने में वो कहता है कि जो मटेरियल चीज़ें हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने में वास्तव में हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा, व्यवस्थापन का सहारा लेना पड़ेगा, प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा, जुडिशरी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि पूरे राज्य के एम्बिट में आते हैं, अर्थात अथॉरिटी के को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वैल्यूज़ मटेरियल है मेनली फॉर डेविड ईस्टन, और उन वैल्यूज़ का समाज में डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन और किसी को करने की क्षमता है नहीं, लिहाजा वो डिस्ट्रीब्यूशन एक अथॉरिटी ही करेगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वैल्यूज़ होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी के, वो सब जो सीमित होते हैं, जैसे पानी है सीमित है, स्वास्थ्य है, सेवाएं सीमित हैं, शिक्षा है सीमित है, धन है सीमित है, सत्ता है सीमित है, ये सब चीज़ें सीमित होती हैं। तो जो चीज़ें सीमित होती हैं जाहिर है कि उसके लिए संघर्ष होगा, और इसी संघर्ष में हमारा जो आवंटन ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरीके से आवंटन करें कि ये सत्ता संघर्ष न होने पाए, पानी के लिए संघर्ष न होने पाए, हवा के लिए संघर्ष न होने पाए। इस संघर्ष को दूर करने के लिए वो कहता है कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन होना चाहिए, अर्थात सत्ता के द्वारा इसका वितरण होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ईस्टन को पढ़ने से ऐसा भी लगता है कि कहीं कहीं वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि केवल वैल्यूज़ के शेयर करने को लेकर या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ही संघर्ष नहीं होते हैं, या डिफरेंसेस नहीं होते हैं सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। कभी कभी ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि वैल्यूज़ हों क्या। तो ये दो चीज़ें हो गई कि एक तो वैल्यूज़ क्या हो, और एक बार अगर सहमति हो गई कि वैल्यूज़ क्या हो तो उन वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो। बहरहाल हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम केवल इस बात पर आएंगे कि जो वैल्यूज़ हैं, और ख़ास तौर से जो मटीरियल वैल्यूज़ हैं, भौतिक वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं सीमित हैं, और चूँकि वो संसाधन या वैल्यूज सीमित हैं, इसलिए उसके लिए, उसके शेयरिंग के लिए कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में। हर आदमी चाहता है कि वो अधिक से अधिक उसको प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वहीं पे उसके अथॉरिटेटिव एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात एक सत्तात्मक उसके एलोकेशन आवंटन की ज़रूरत होती है। वहीं पे अथॉरिटी को इंटरवीन करना पड़ता है, जिससे कि कोई ऐसी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन ना हो जाए जो कि एक प्रॉब्लम पैदा कर दे, या ऐसा समाज में तनाव पैदा हो जाए कि शांति और व्यवस्था प्रदूषित हो जाए। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन है, आप देखिए कि यहाँ पे अथॉरिटेटिव एलोकेशन की जब बात ईस्टन कर रहा है तो इसका नेचर पॉलिटिकल दिखा रहा है। पॉलिटिकल इसलिए दिखा रहा है कि ये पॉलिटिकल होने के कारण इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान में देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि जो अथॉरिटी है वो सोशल मैंडेट रखती है, अर्थात समाज के लोग ये चाहते हैं कि हाँ ये अथॉरिटी आवंटन करे। इसीलिए हॉब्स लॉ और रूसो ने देखिए राज्य बनाया। उसके पहले तो लॉ ऑफ नेचर चलता था, जिसको जैसा मन करे वो करे, लेकिन वो बात बनी नहीं और स्टेट की रचना करनी पड़ी, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, एक राज्य बना। बहरहाल लोगों का एक मैंडेट होता है उस अथॉरिटी के पीछे, उसको क्रिएट करने के पीछे, और जाहिर है कि जब लोगों ने वो मैंडेट दिया होता है अथॉरिटी को, तो फिर उस मैंडेट को के अनुसार अथॉरिटी के जो आदेश होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति उस बाइंडिंग आदेश को नहीं मानता है तो उसको वायलेंस के थ्रू, कोवर्शन के थ्रू इन्फोर्स भी कर सकता है वो अथॉरिटी। तो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन है सोसाइटी में, ये इसको जन सहमति है, अर्थात जनादेश है, इसका स्वरूप बाध्यकारी होता है, और अगर कोई इसको मानने से मना करेगा तो उसको दंड देके भी राज्य स्थापित करने की या लागू करने की कोशिश करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब अगर हम इसकी तुलना आर्थिक विश्लेषण या आर्थिक जगत से करें तो ज़्यादा इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल ओरिएंटेशन है डेविड ईस्टन का, वो बेसिकली रिसोर्सेज में मटेरियल रिसोर्स की तरफ हमको ले जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आर्थिक जगत में भी तो यही होता है। अगर आप आर्थिक विश्लेषण करने की कोशिश करें तो आर्थिक जगत में क्या होता है, तीन चार चीज़ें मेन है। पहली चीज़ क्या है कि हर आदमी को अधिकतम जो है इच्छा होती है कि उसके पास से अधिक संपत्ति या अधिक से अधिक धन आ जाए, अधिक से अधिक संसाधन आ जाए, नंबर 1। दूसरा
समाज में सबके पास सब एक से आम सहमति होती है, हर आदमी उसको चाहता है। अर्थात कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे नहीं साहब मैं तो निर्धन ही ठीक हूँ, नहीं, वो निर्धन अगर है तो भी उसके अंदर अभिलाषा है कि वो धनी हो जाए। तो एक धनवान होने की या अपने पास रिसोर्सेज को बढ़ाने पे एक एलोकेशन, एक आम कॉन्सेंसस सोसाइटी में होता है। और चूंकि ये संसाधन सीमित होते हैं इसलिए आर्थिक जगत में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जब आर्थिक जगत में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर उसी कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रकार से सॉल्व करने के लिए अथॉरिटेटिव इंटरवेंशन जरूरी होता है। तो अगर हम डेविड ईस्टन के मॉडल को देखें तो बहुत सारा जो डेविड ईस्टन का एनालिसिस का मॉडल है वो एक प्रकार से हमको आर्थिक जगत के मॉडल से मिलता जुलता दिखाई देता है, जिसमें कि एक बात बिल्कुल तय है कि अगर सोसाइटी में वैल्यूज़ अफरात हों तो शायद संभवतः कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, लेकिन चूंकि संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, इसलिए ज़रूर समाज में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका एक इक्विटेलियर समान रूप से वितरण करने का प्रयास किया जाएगा। वो वितरण तभी कर सकता है जबकि आपके पास अथॉरिटी हो, अदरवाइज आप वितरण कर ही नहीं सकते हैं। तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ में ये चीज़ मूल रूप से निकल के आई कि समाज में जो सीमित वैल्यूज़ हैं, संसाधन हैं, वो मोनली भौतिक हैं। उन भौतिक संसाधनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होता है क्योंकि उसके वितरण की सबको आवश्यकता होती है। तो कैसे उसका वितरण किया जाए जिससे कि कुछ लोग उसको ज़्यादा न प्रयोग कर सके और कुछ लोग उससे डिप्राइव ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए अथॉरिटी का जन्म होता है, और उसी अथॉरिटी के द्वारा उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को करने के लिए और अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ के माध्यम से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की प्रयास किया जाता है। तो यहाँ भी अथॉरिटी का जो प्रयोग हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए ही हो रहा है कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ना हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से ऊपर की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उसका कॉन्सिक्वेंस है। वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को पॉलिटिक्स नहीं मानता है, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से ऊपर की एक चीज़ को पॉलिटिक्स मानता है, और वो है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है डेविड ईस्टन का, वो कॉन्फ्लिक्चुअल रिजोल्यूशन के साथ साथ अथॉरिटेटिव एलोकेशन पे भी बल देता है। अब इसमें कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमियां हैं जिसकी तरफ हम लोग इशारा कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ ही राजनीति है तो ये पूरे राज्य के पूरी भूमिका को सीमित कर देता है। और ख़ासतौर से हेराल्ड लॉसवेल का जो कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिक्स इज़ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, तो उससे ये थोड़ा सा नैरोअर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में थोड़ा सा प्रोसेस और थोड़ा सा जो स्कोप है उस पूरे पॉलिटिकल साइंस का और व्यापक हो जाता है। तो यहाँ पे केवल उस प्रक्रिया की बात तो कर रहा है कि आवंटन की प्रक्रिया के रूप में पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहा है, जबकि लॉसवेल उससे आगे जाता है कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। ये तीनों ही चीज़ें, केवल प्रक्रिया की बात ही नहीं करता वो, बल्कि उसके सब्सटेंटिव पार्ट की बात करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो दिखाई देती है कि जब ईस्टर्न इसको इतने रिस्ट्रिक्टिव सेंस में यूज़ कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिक्स को केवल स्टेट के डोमेन में, राज्य के डोमेन में, सरकार के डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो गवर्नमेंट के परिधि से, राज्य की परिधि से बाहर उसको नहीं ले जाना चाहता। अर्थात जो कैबिनेट में डिसीजंस हो, जो लेजिस्लेचर्स में डिसीजंस हो, जो जुडिशरी में डिसीजंस हो, उसी को वो राजनीति के एक प्रकार से चीज़ें मानता है, क्योंकि यही अथॉरिटी है और यही आवंटन कर रहे हैं। तो क्या केवल राज्य की गतिविधियों को ही पॉलिटिक्स माना जाएगा? ये जो ओरिजिनल राज्य का कॉन्सेप्ट था कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, ये उससे तरफ आपको ले जा रहा है। अगर आप देखें तो कायदे से अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज में इम्प्लाइड है कि राज्य की ही गतिविधियों को पॉलिटिक्स के रूप में ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो सोसाइटी में जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लॉबिस्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नॉन पॉलिटिकल जिसको हम कह सकते हैं कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, बहुत सारे और भी सोसाइटी में जो एक्टर्स होते हैं जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। तो सिविल सोसाइटी की यहाँ पे वो कोई भूमिका को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है। वो अपने इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अथॉरिटी को एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हमारी अथॉरिटी जो है वो पूरे समाज में उस मूल्यों का आवंटन करती है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी, तो पूरे सोसाइटी में
आप ये नहीं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ का आवंटन कर रहे हैं कि स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, वो अपने संगठन में तो आवंटन कर सकता है, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए वो कोई आवंटन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर इसकी डेफिनेशंस को मान लिया जाए अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ की ईस्टर्न की, तो सोसाइटी की भूमिका राजनीति से हट जाती है, जो आजकल एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम केवल ये मान लें कि आज सोसाइटी में पॉलिटिक्स केवल स्टेट बाउंड एक्टिविटी है, तो हम एक प्रकार से मॉडर्न लाइफ की जो रियलिटीज़ है उसको इग्नोर कर रहे हैं। और ख़ास तौर से उसमें न केवल जो इंटरनल प्रेशर्स है पॉलिटिक्स को, जो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो समाज के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो जो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। और प्लस जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस हैं हमारी पॉलिसी मेकिंग पे, आज अगर भारत कोई अपनी पॉलिसी बनाता है तो बहुत सारे विश्व के भी उसमें फैक्टर्स होते हैं, उसको फैक्टर करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो ये एक प्रकार से ये सब सीमाएं हैं, ये सब आलोचनाएं हम कह सकते हैं कि जो डेविड ईस्टन का कॉन्सेप्ट है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू को। एंड फाइनली कि वो चूंकि कहता है कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी, तो सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट हमको देखना पड़ेगा कि सोसाइटी से ईस्टर्न का मतलब क्या है। क्या सोसाइटी से हमारा मतलब डोमेस्टिक सोसाइटी से है, या सोसाइटी से मतलब हमारा वाइडर इंटरनेशनल सोसाइटी से है। और अगर वाइडर इंटरनेशनल सोसाइटी से है तो फिर जो अथॉरिटेटिव एलोकेशन है वो उसमें एक प्रश्नवाचक खड़ा हो जाता है कि वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन जो है तो केवल डोमेस्टिक सोसाइटी के लिए आप कर सकते हैं बिकॉज यू आर सॉवरेन, और उसमें भी आपको इंटरनेशनल तमाम इन्फ्लुएंसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ किया जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए सोसाइटी विच वी कैन कॉल इंटरनेशनल सोसाइटी, जो कि आजकल एक ग्लोबल नेटवर्किंग हो गई है, बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो गए हैं। आप देखते हैं कि इवन सोशल मीडिया हैज़ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज़ बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये जो डेविड ईस्टन का कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लोगों ने कुछ इसके जो वीक पॉइंट्स है उस पर भी चर्चा की, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप लोग और पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, और भारतीय संदर्भ में इसकी जो वैल्यू है उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, विचार हो, तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।